हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो लेक्चर में साइंस के 50 पीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं जो 21 फरवरी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि आपका साइंस का पेपर 21 फरवरी को होने वाला है। सो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के व्यू से, और आप अपनी तैयारी को इस वीडियो के थ्रू पता कर पाएंगे कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी तरीके से हो रखी है या नहीं हो रखी है। सो प्लीज़ ये इस वीडियो से दो आपको फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। आप अपनी तैयारी को पता कर पाएंगे, और दूसरी ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को पूरे ध्यान से शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताना कि आपने कितने, हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, आपने खुद से कितने क्वेश्चन सही किए, ठीक है। सो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। और मैं आपको एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करके बताऊंगा, समझाऊंगा, ठीक है। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है कि CaOCl2 का प्रचलित या साधारण नाम क्या है। CaOCl2 का प्रचलित या साधारण नाम क्या है। देखिए जो CaOCl2 है, इसको अगर रासायनिक नाम हमें बताना हो तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, और इसका जो साधारण नाम होता है, इसका जो साधारण नाम होता है वो विरंजक चूर्ण होता है। क्या होता है मेरे भाई? विरंजक चूर्ण। तो आपको क्या करना है, इसका रासायनिक नाम नहीं बताना है, ठीक है, कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। आप ऐसे इस पे ऑप्शन बी पे टिक नहीं मारना है। ये साधारण नाम पूछ रहा है तो साधारण नाम, और आपको रासायनिक नाम दोनों पता होना चाहिए। अगर यही पूछता है यहाँ पे रासायनिक नाम क्या है, तो आपको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, सॉरी यहाँ पे ऑक्साइड है ये, तो ऐसे भी रॉन्ग है, ठीक है। अगर यहाँ पे क्लोराइड होता है तो ये इसका आंसर होता है, ठीक है। तो इसका साधारण नाम क्या होगा? विरंजक चूर्ण, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आयोडीन युक्त नमक है। आयोडीन युक्त नमक क्या है? देखिए नमक में जब हम लोग, नमक क्या है? NaCl नमक होता है अपना। अगर इसमें हम लोग पोटेशियम और आयोडीन, पोटेशियम आयोडाइड को जब हम लोग मिक्स कर देते हैं किसमें? नमक में, NaCl में, तो हमारा आयोडीन युक्त नमक होता है, नमक बन जाता है। तो इसमें हमें बताना है कि आयोडीन युक्त नमक कौन सा है। तो देखिए NaCl, इसमें भी पोटेशियम आयोडीन है, पोटेशियम आयोडीन दोनों में, तो ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए आयोडीन युक्त नमक खाने से क्या होता है? घेगा रोग नहीं होता है। घेगा रोग क्या होता है? नहीं होता है, ठीक है। और जो थायराइड होता है, थायराइड हार्मोन, आयोडीन युक्त नमक खाने से थायराइड हार्मोन स्रावित होता रहता है, ठीक है। तो आयोडीन युक्त नमक पहले के लोग नहीं खा पाते थे क्योंकि उसमें पोटेशियम आयोडीन नहीं मिक्स हो पाता था। तो पहले के लोगों को अगर आपने देखा होगा तो घेगा, यहाँ पे जो गला है, गला के सामने यहाँ पे बड़ा बड़ा सा फूल जाता था, वो घेगा रोग होता था, ठीक है। लेकिन अभी के टाइम में नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, मिश्र धातु जिसमें 90% कॉपर और 10% एशन है, उसका नाम क्या होता है। तो देखिए इसका नाम कांसा होता है। कांसा क्या है? एक मिश्र धातु है जिसमें कॉपर और एसएन, ठीक है, एसएन का मिश्रण होता है, ठीक है, कॉपर और तांबा, ठीक है। चलिए ये आपको याद रखना है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीजन गैस के एक अणु के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं। तो देखिए ऑक्सीजन जो होता है हमेशा O2 के फॉर्म में होता है, और हमें बताना है कि इसमें कितने आबंध पाए जाते हैं। तो जब हम लोग O को दो O अलग अलग लिखेंगे तो ये इनके बीच में 2 आबंध पाए जाते हैं। इनके बाहर टोटल 6 परमाणु होते हैं, ठीक है। और ये अपने अष्टक पूरा करने के लिए इससे 2 लेते हैं, और ये 2 दे के अपना पूरा करते हैं, आप अष्टक पूरा करते हैं, ठीक है। तो हमें इसमें क्या बताना था? आबंध ऑक्सीजन में कितने आबंध पाए जाते हैं? तो 2 पाए जाते हैं, ठीक है। ये आबंध है, ठीक है। समझ में आया आपको? और साथ में आप कमेंट जरूर करके बताना कि आपने कितने क्वेश्चन का आंसर खुद से सही दिया है, और 50 में से, ठीक है। वैसे तो आपको बताना है कि 50 में से आपने कितने सही आंसर दिए हैं, और आपको कंसेप्ट कितने का पता था। जैसे ये जो ऐसा नहीं कि आपको बस ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन में 2 आबंध पाए जाते हैं, लेकिन ये जो मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ ये आपको थोड़ा बहुत याद रहेगा, तो आपको एग्जाम में मतलब आप भूल नहीं पाएंगे, ठीक है। जैसे ऐसा संरचना मैंने बना के दिखाया तो आपको ये थोड़ा याद रहेगा एग्जाम टाइम तक, ठीक है। आप ऐसे अगर रट्टा मार के आपने याद किया है तो ठीक है, आपने पढ़ाई मतलब उस तरीके से की है तो भी ठीक है, ठीक है।
पर ये बेहतरीन तरीका होता है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, यशद पुष्प क्या है? तो देखिए यशद पुष्प क्या है, ZNO और अपना ZNS, इसमें से हमें ऑप्शन बताना है। तो देखिए यशद पुष्प क्या होता है, सबसे पहले इसको समझते हैं। देखिए जिंक जो होता है ना, Zn, इसको हम लोग हवा की उपस्थिति में, ठीक है क्या मेरे भाई, अगर तेज़ हवा, ठीक है, तेज़ हवा की उपस्थिति में अगर इसको हम लोग Zn को क्या करते हैं, जलाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, जलाते हैं, जलाते हैं, तो क्या होता है, इससे धुआं निकलता है, ठीक है, और धुआं जो होता है वाइट कलर का होता है, उजला कलर का, ठीक है। तो ये क्या होता है ना, जब ये धुआं जो है ये ठंडा होता है, जब हम लोग इसको जलाते हैं Zn को, तो इससे क्या होता है, उजला कलर का धुआं निकलता है। और ये जो धुआं जो होता है ना, जब ठंडा होता है तो क्या होता है, ये पुष्प जैसा दिखता है, मतलब एक वैसे बादल जैसा दिखता है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं यशद पुष्प, ठीक है। तो इसका हमें बताना है ZNO, तो इसका आंसर क्या होगा, ZNO, ठीक है। ZNO जब हम लोग जिंक को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो यशद पुष्प बनता है, ठीक है, मतलब क्या बनता है, यशद पुष्प, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं, आपको याद रखना है, साबुन कहलाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, निम्नलिखित में कार्बोनिल समूह के संकेत है। कार्बोनिल समूह के संकेत है, तो देखिए कार्बोनिल समूह का संकेत आपको ऐसे याद रखना है, C डबल बॉन्ड ऐसे और O, C और O के बीच में 2 आबंध पाए जाते हैं, ठीक है। देखिए ये C के बाहर कितने होते हैं, 4 होते हैं, 2 2 4, ठीक है। तो देखिए 2 यहाँ पे हैं और 2 इधर है, इसको ऐसे आप कर लीजिए या ऐसे एक एक करके ऐसे भी दिखा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो कार्बोनिल समूह इसमें से कौन सा है, ये अपना CO, ठीक है। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में कौन सा यौगिक क्या है, एल्काइन है। हमें इसमें से बताना है कि कौन सा एल्काइन है। तो देखिए एथीन जो है ये एल्कीन है, और मेथेन जो है, मेथेन क्या है, मेथेन हमारा एल्केन है, और एसिटिलीन जो है एल्कीन है, और क्लोरोफॉर्म जो है हमारा, क्लोरोफॉर्म जो होता है हमारा क्या होता है, हाइलो एल्केन होता है। क्या होता है मेरे भाई, हेलो एल्केन, ठीक है। तो हमें इसमें से बताना था कि एल्काइन कौन सा है, तो एसिटिलीन हमारा जो है ये क्या है, एल्काइन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता क्या है। पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या है, 19 है, इसकी संयोजकता बताना है। तो पोटेशियम को आपको संयोजकता याद रखना है कि इसका संयोजकता जो होता है 1 होता है, ठीक है। चलिए एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो देखिए ये जो पहला है ना CnH2n, ये एल्कीन है, क्या है, एल्कीन है, ठीक है। और ये जो है एल्केन है अपना CnH2n+2, ये हमारा एल्केन है, CnH2n-2 हमारा जो है एल्कीन है, ठीक है। ये हमारा एल्कीन है, ये एल्केन है, और ये एल्काइन है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन B, ठीक है। समझ में आ गया। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई ये क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। ऐसा मत सोचना कि बस ऐसे कुछ भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ये आप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाना और देखना, आपको क्वेश्चन जो भी मैं बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है, फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है, तो फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9 होता है। वैसे आपको कुछ तत्व जैसे 50 तत्वों या 100 तत्वों का नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, ठीक है। ये आपको ऐसे पता होना चाहिए कि कम से कम 30-40 तो पता होना चाहिए, ठीक है। 100 तो चलो छोड़ो, 100 छोड़ो, लेकिन कम से कम 50 तो पता होना चाहिए। उसका परमाणु संख्या, उसका परमाणु भार और उसका संयोजकता पता होना चाहिए। इससे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, कोई विलयन लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला कर देता है। तो इस विलयन का pH मान क्या होगा, इस विलयन का pH मान 7 से क्या होगा मेरे भाई, अधिक होगा, ठीक है। अगर यही सेम चीज़ ये लाल लिटमस को क्या कर रहा है, नीला कर रहा है, अगर इधर से होता है नीला लिटमस क्या कर रहा है, अगर नीला लिटमस लाल हो जाता, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होता है, 7 से कम। देखिए यहाँ पे लाल लिटमस को नीला कर देता है,
तो 7 से अधिक होगा पीएच मान। अगर यही चीज़ क्वेश्चन घुमा के पूछता कि लीना लिटमस को लाल कर देता है तो पीएच मान क्या होगा, तो इस सिचुएशन में 7 से क्या होता है, 7 से कम, ठीक है। और 7 से कम मतलब ये जो होता है अम्लीय होता है, 7 से कम मतलब अम्लीय, और ये जो होता है क्षारीय, ठीक है। 7 से अधिक जो होता है पीएच मान उसको क्षारीय बोलते हैं, 7 से कम जो होता है उसको हम लोग अम्लीय बोलते हैं। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या है। देखिए ऑक्सीजन जो होता है इसका परमाणु भार क्या होता है, इसका परमाणु संख्या 8 होता है और परमाणु भार 16 होता है, क्या होता है 16। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। एल्यूमिनियम का। बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है, एल्यूमिनियम का। देखिए अयस्क क्या होता है, खनिज से हम लोग क्या करते हैं, अयस्क निकालते हैं, खनिज से हम लोग अयस्क बनाते हैं, ठीक है। तो सभी खनिज क्या होते हैं, सभी अयस्क क्या होते हैं, खनिज होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपको बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। सभी अयस्क जो होते हैं वो खनिज होते हैं, क्यों, क्योंकि खनिज से ही अयस्क बनता है, ठीक है। लेकिन अगर यही उल्टा पूछा जाए कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, सही है, ठीक है। क्या सभी खनिज अयस्क होते हैं, तो इसका आंसर है नहीं, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम क्या है। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड क्वेश्चन है। इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। आपको याद रखना है नाम जिंकू, नाम, ऐसे मैं आपको बताता हूँ, नाम जिंकू, ठीक है, जिंकू, ऐसे ही आपको याद रखना है, नाम जिंकू, ठीक है। तो देखिए नाम जिंकू, अब यहाँ पे Na, ठीक है, M से आपका आ जाएगा Mg, ठीक है, और Zn, ये जिंकू है ना, तो Zn आ जाएगा और C आ जाएगा। और इसमें आपको सबसे ऐसे याद रखना है कि सोडियम सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है, मैग्नीशियम, फिर उससे थोड़ा कम मैग्नीशियम, फिर उससे थोड़ा कम जिंक, फिर कॉपर, मतलब सबसे कम होता है कॉपर, उससे ज़्यादा ये जिंक, फिर मैग्नीशियम, फिर सोडियम। तो आपको ये याद रखना है, ये वाला ट्रिक जो मैंने अभी आपको बताया, नाम जिंकू, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये भी यहाँ पे नाम कोई मैच हो रहा है, नहीं मैच हो रहा है ना, लेकिन ये थोड़ा अलग है। तो ये ट्रिक मैंने बताया आपको याद रखने के लिए, ठीक है। कैसा है ट्रिक आप कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है, नाम जिंकू, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, Fe2O3+2Al मिलकर Al2O3+2Fe बनाते हैं तो निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो जो Fe2O3 है, यहाँ से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन अलग हो रहा है। क्या हो रहा है मेरे भाई, देखिए Fe2 से यहाँ पे Fe क्या हो गया, अलग हो गया, ऑक्सीजन मतलब अलग हो गया, और ऑक्सीजन इससे आके जुड़ रहा है, मतलब इधर क्या हो रहा है, इधर टूट रहा है, मतलब विस्थापन अभिक्रिया होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाता है। ये आपको याद रखना है, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो CH, ठीक है। हाइड्रोजन और कार्बन संयोग करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन संयोग करके हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, बोरान एल्यूमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व है, ठीक है। तो देखिए जो अपना आवर्त सारणी है ना, इससे एक और क्वेश्चन पूछता है कि कितने आवर्त और वर्ग होते हैं। तो देखिए वर्ग अगर पूछा जाए, आवर्त सारणी में टोटल कितने वर्ग होते हैं, 18, और आवर्त कितने होते हैं, तो 7, आपको याद रखना। तो हमें यही क्वेश्चन बताना है कि जो बोरान और एल्यूमिनियम है ये किस वर्ग के तत्व हैं। तो ये जो है 13 वर्ग के तत्व हैं, ठीक है। बैगन आलू 13 वर्ग जो होता है ना, इसमें अपना पाया जाता है बैगन आलू गाजर, मतलब बोरान एल्यूमिनियम Ga, बैगन आलू गाजर इन थैला, ठीक है, ऐसे कुछ होता है। ये ट्रिक है याद करने के लिए, कभी मैं अगर आप बोलेंगे तो आपको मैं ट्रिक वाला वीडियो बनाऊंगा, आवर्त सारणी के सभी तत्वों को कैसे याद किया जाता है, ठीक है, ट्रिक से, ठीक। तो जो 13 वर्ग होता है उसमें बैगन आलू गाजर, मतलब बोरान एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम, ऐसे करके ये तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया आपको, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन करने में आपको इंटरेस्टिंग मज़े आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आप कि जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, क्या आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइए भाई मेरे, ठीक है। और नोट करते जाइएगा कि आपने खुद से कितने आंसर सही दिए, ठीक है, ये भी नोट करते चलिएगा और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसे आप नोट करना। सपोज आपने 50 में से 20 सही किया तो 20/50 मैं समझ जाऊंगा कि आपने 20 सही किया है 50 में से, ठीक है। चलिए, मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? जो मूत्र का पीला रंग होता है वो हमें बताना है कि किस वर्णक के कारण होता है। तो आपको याद रखना है यूरोक्रोम। क्या रखना है? ये यूरोक्रोम। चलिए, बाघ का उपभोक्ता क्या है? देखिए, बाघ का उपभोक्ता सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जो बाघ का हमें उपभोक्ता बताना है, इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इकोसिस्टम। सिस्टम, ठीक है, इसको हम लोग पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं, ठीक है। देखिए, इकोसिस्टम में सबसे पहले होता है उत्पादक। क्या होता है मेरे भाई? उत्पादक। फिर आता है प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ। फिर आता है द्वितीय उपभोक्ता, मैं आपको समझा रहा हूँ, उपभोक्ता। फिर आता है तृतीय उपभोक्ता, ठीक है। तो देखिए, ये जो इकोसिस्टम पारिस्थितिक तंत्र होता है, पारिस्थितिक तंत्र, बाघ का उपभोक्ता बताना, ये उपभोक्ता क्या है अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, उत्पादक में सबसे पहले तो घास आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं, ठीक है, पेड़ पौधे और घास आते हैं, ठीक है, घास आते हैं। प्राथमिक में क्या आते हैं? जो शाकाहारी होते हैं, और द्वितीय में क्या आते हैं? जो मांसाहारी, यहाँ पे ये शाकाहारी, यहाँ पे मांसाहारी, ठीक है, मांसाहारी, और इसमें भी मांसाहारी ही आते हैं, ठीक है, तृतीय में। अब देखिए, उत्पादक में क्या होता है? पेड़ पौधा आते हैं, और पेड़ पौधा कैसे अपना भोजन बनाते हैं? सूर्य के प्रकाश से और मिट्टी और जल का उपयोग करके पेड़ पौधे अपने भोजन को बनाते हैं। अब ये जो उत्पादक है, ये डिपेंड होता है, मतलब ये इसको कौन खाता है? शाकाहारी में कौन? जैसे हिरण हो गया, खरगोश हो गया, ठीक है, ये लोग क्या करते हैं? इसको खाते हैं, पेड़ पौधे को, मतलब उत्पादक को खाते हैं। और द्वितीय उपभोक्ता जो होता है, द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी, ये क्या करते हैं? शाकाहारी को खाते हैं, ठीक है। और शाकाहारी में भी थोड़ा ऊपर लेवल का जो होता है, बाघ हो गया, शेर हो गया, ये किसको खाते हैं? ये इन दोनों को खाते हैं, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों को खाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इकोसिस्टम है, पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है। तो बाघ का उपभोक्ता क्या है? प्रथम पंक्ति स्तर, द्वितीय पंक्ति स्तर, तृतीय पंक्ति स्तर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय, तो बाघ इस वाले स्तर में आते हैं, ठीक है। कौन सा स्तर में आते हैं? तृतीय स्तर में। तो इसका आंसर हो जाएगा तृतीय। समझ में आया क्वेश्चन? चलिए, पित्तरस का स्राव होता है, पित्तरस का स्राव यकृत द्वारा होता है। चलिए, अब मैं फटाफट क्वेश्चन थोड़ा बताते चलता हूँ, ठीक है, लेंदी वीडियो होगा तो फिर आपको भी देखने में प्रॉब्लम आएगा। मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद जो होते हैं, मनुष्य का और बिल्ली का, जो चमगादड़, ये तीनों का जो अग्रपाद होता है, ये क्या होता है? समजात होता है, ठीक है, समजात होता है। समजात और असमजात अंग आपने जीव विज्ञान में पढ़ा होगा, ठीक है। चलिए, 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है? पुनरुद्ध भवन, ये हाइड्रा, ठीक है। हाइड्रा क्या होता है? अगर सपोज ये हाइड्रा होता है, अगर इसको यहाँ से काट दिया जाए तो ये वाला पार्ट, ये वाला भी जिंदा हो जाएगा, और ये जो पार्ट कटा है ये फिर से आ जाएगा, पुनरुद्ध भवन, ठीक है। तो निम्नलिखित में पुनरुद्ध भवन का उदाहरण कौन सा है? हाइड्रा है, ठीक है। किसी जीव की जैविक संरचना क्या कहलाती है? जीनोटाइप। क्या कहती है? कहलाती है जीनोटाइप, ठीक है, ये आपको याद रखना है। किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की वास्तविकता के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? तो देखिए, ऐसा अपना जो होता है, अगर इधर हम लोग पेंट कर देते हैं, ठीक है, ये हमारा एक दर्पण होता है, और एक ऐसा हमारा दर्पण होता है, ठीक है, एक ये हमारा दर्पण होता है, ठीक है,
और एक ऐसा हमारा दर्पण होता है, ऐसा, ठीक। और आपको पता होगा, आपने मैथ में पढ़ा होगा चिन्ह परिपाटी, ठीक है, चिन्ह निर्देशांक ज्यामिति। तो इधर क्या होता है, नेगेटिव होता है, और इधर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये अगर हम ऐसे करते हैं तो इसका जो फोकस होता है किधर होता है, इधर होता है फोकस, और इसका जो फोकस होता है इसका इधर फोकस होता है। मतलब ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इसके अनुसार, ठीक है। इसके अनुसार निर्देशांक ज्यामिति अगर आपने पढ़ा होगा तो इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। तो देखिए ये जो दर्पण है हमें क्या बताना है कि ऋणात्मक होती है। तो ये जो दर्पण है इसकी ऋणात्मक होती है, ठीक है, फोकस दूरी। तो ये कौन सा दर्पण है आपको पता होना चाहिए। ये जो दर्पण है ये अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। और ये जो है उत्तल दर्पण, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन यहाँ पे होता है कि धनात्मक मानी जाती है तो यहाँ पे उत्तल दर्पण होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है। हमें क्या कह रहा है, अवतल दर्पण। तो अभी हमने बनाया था अवतल दर्पण, और ये हमारा अवतल दर्पण होता है। इधर पीछे से क्या होता है, पेंट होता है, ठीक है, ठीक है। और ये हमारा फोकस होता है। तो जब हम लोग वस्तु को फोकस, और ये हमारा क्या होता है, ध्रुव होता है, पी होता है। जब हम लोग वस्तु को यहाँ पे रखते हैं तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है इधर दर्पण के पीछे बहुत इससे बड़ा बनता है, आवर्धित बनता है, ठीक है, ये बड़ा बनता है। तो कहाँ रखते हैं हम लोग, फोकस और ध्रुव के बीच। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो शायद ये तो सबको पता होता है, 2, ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। इसमें समय बताना है, साइन आई बटे साइन आर होता है, ठीक है। म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, साइन आई बटे में साइन आर, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता एसआई मात्रा क्या होती है, डायप्टर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो प्लीज़ आप लोग ये थोड़ा अच्छे से याद रखना। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायप्टर होता है, ठीक है। अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर होता है, आवर्धन m बराबर होता है, अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर होता है, आपको याद रखना है v बटे में u। v जो होता है प्रतिबिंब की दूरी और u जो होता है वस्तु की दूरी, ठीक है। ये इस पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, आपको प्रतिबिंब की दूरी दे देगा, वस्तु की दूरी दे देगा, पूछेगा कि इसका आवर्धन क्या होगा, यह निकालिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका v बटे में u, ऑप्शन सी होता है। और एक और चीज़, आवर्धन का मात्रक अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होता है, आवर्धन का मात्रक नहीं होता है, ठीक है। चलिए मात्रक विहीन होता है, ठीक है। हीरे का अपवर्तनांक कितना है, इसमें से हमें बताना है। हीरे का अपवर्तनांक आपको याद रखना है 2.42, ठीक है। और अपवर्तनांक क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू, एक तो आपने पढ़ा साइन आई बटे में साइन आर, ठीक है। और एक और होता है, अगर प्रकाश की चाल दी जाए तो अपवर्तनांक होता है कि हवा में प्रकाश की चाल बटे में, इधर हवा में ऐसा प्रकाश की चाल, हवा में प्रकाश की चाल बटे में किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। ये हमारा होता है अपवर्तनांक का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो आपको ये पता होना चाहिए। हवा में प्रकाश की चाल बटे में किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है, यह अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए प्रिज्म बनता कैसे है, यह दिखता कैसे है, ठीक है। ये सपोज ये हमारा ऐसा होता है और ये मैं ऐसे डॉट डॉट ले लूँ ऊपर, इसको मैं ऐसे मिला दूँ, ठीक है। तो ये जो होता है ऐसे प्रिज्म होता है। तो अगर आप इसमें देखें तो इसमें पूछ रहा है कितने सतह से घिरा होता है। तो देखिए एक इधर सतह है ये वाला, ठीक है, एक ये वाला सतह है, ठीक है, 2, और ये एक सामने वाला, ठीक है, एक सामने वाला। तो इसमें टोटल 3 सतह होता है। कितना सतह होता है, 3 सतह होता है, ठीक है। और अगर देखिए ये तो सतह हो गया, अगर इसमें त्रिभुजाकार पूछा जाए तो 2 होता है, एक ऊपर और एक ये नीचे आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। बाकी आपने अगर इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप बता सकते हैं। अगर इसमें कॉर्नर पूछे तो 1 2 3 4 5 6, कितना कॉर्नर है, 6 कॉर्नर है, ठीक है।
समझ में आ गया। सतह, कॉर्नर, त्रिभुजाकार सतह पूछे तो आप बता सकते हैं आसानी से, ठीक है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं। हमें बताना है कि इसमें से निम्नलिखित में से जो रंध्र होता है, रंध्र किस में होता है, पत्तियों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, पत्तियों में, ठीक है। पत्तियों में रंध्र होता है, और रंध्र जो होता है किससे घिरा होता है, गाढ़ कोशिका से। किससे घिरा होता है, गाढ़ कोशिका से, ठीक है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है, CO2। ये आपको पता होगा, ठीक है। जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो कौन सा गैस छोड़ते हैं, CO2, और कौन सा गैस लेते हैं, ऑक्सीजन, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्रकाश का किरण होता है वो आपको साधारण रूप में तो उजला दिखता है, लेकिन जब हम लोग उसको प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो अलग अलग 7 किरणों में निकलता है। तो जो उसमें लाल होता है, बैंगनी होता है, नीला होता है, ठीक है, पीला होता है। तो उसमें जो लाल रंग का होता है वो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है, ठीक है। समझ में आया आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ग्लूकोज का सूत्र पता होना चाहिए कि C6H12O6 होता है। और कह रहा है कि ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकरण मतलब यहाँ पे जब हम लोग ऑक्सीजन से क्या करते हैं, इसको संयोग कराते हैं। ऑक्सीजन से हम लोग क्या करते हैं भाई, ऑक्सीजन से हम लोग इसको ब्रेक कराते हैं तो क्या क्या निकलता है, चलिए मैं इसको बताता हूँ। देखिए ये तो हमारा हो गया ग्लूकोज, और ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन से हम लोग इसको संयोग करते हैं तो हमारा बनता है CO2, ठीक है, प्लस बनता है H2O प्लस ATP, ठीक है, ATP। और यहाँ पे ATP जो होता है 30 होता है। अब ये जो है संतुलित नहीं है तो इसको हम लोग संतुलित करेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे भी 6 आएगा, और यहाँ पे भी 6 आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे CO2 निकल रहा है, जल निकल रहा है, और ATP निकल रहा है। तो वही हमें बताना था इसमें कि क्या मुक्त होता है। तो देखिए CO2 तो निकल ही रहा है, सिर्फ CO2 नहीं, सिर्फ ऊर्जा ATP को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। और सिर्फ H2O भी नहीं होगा क्योंकि ये तीनों चीज़ निकल रहा है, ठीक है, CO2, H2O और ATP। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए ये समीकरण, ठीक है। कभी कभी ये एग्जाम में पूछ देगा 2 नंबर में, तो आप इसको सिर्फ लिख के आएंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। तो ये याद करने की चीज़ है, अर्धपारगम्य, ठीक है। चलिए ATP, अभी जो मैंने आपको बताया था, ATP का विस्तारित रूप क्या होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है, स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है, आयोडीन। देखिए स्टार्च क्या होता है, जो पेड़ पौधे का फल होता है, जो उसका फल बोलिए या उत्पादक बोलिए जो होता है वो स्टार्च होता है। स्टार्च एक प्रकार का एनर्जी होता है। सपोज जो आलू होता है, ठीक है, आलू को कट करके उस पर अगर आप नमक को डाल देंगे, ठीक है, नमक डालेंगे तो उस पर भूरा भूरा उसका कलर चेंज हो जाएगा, काला हो जाएगा, ठीक है। तो वही स्टार्च की उपस्थिति जांच करने के लिए विलयन का उपयोग होता है आयोडीन का, ठीक है, आयोडीन का, ठीक है, आपको याद रखना है। प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करती है। तो देखिए प्रकाश के गुण पर, प्रकाश की मात्रा पर, मतलब ये दोनों होना चाहिए। प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधे अपने भोजन बनाते हैं, ठीक है। तो पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं, उनको पूर्ण रूप से प्रकाश चाहिए, ना ज़्यादा चाहिए ना कम चाहिए। अगर ज़्यादा होगा तो पेड़ पौधे की पत्तियाँ झुलस जाएगी, फिर भोजन कैसे बनाएंगे जब पेड़ पौधों की पत्तियाँ झुलस जाएगी। पत्तियाँ ही क्या करती है, भोजन बनाती है, ठीक है। तो ये दोनों गुण पे भी और मात्रा पे भी, मतलब गुण लाल रंग का होना चाहिए, मात्रा ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। तो सबको पता है हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा, ठीक है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, दांत का कठोरतम भाग है, आपको इनामेल याद रखना है। क्या रखना है, इनामेल सबसे ज़्यादा कठोरतम होता है, ठीक है। थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है, आयोडीन।
ये मैंने आपको बताया था थायरॉक्सिन हार्मोन कब स्रावित होता है, जब हम मतलब ये थायराइड एक ग्रंथि होती है, उससे थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, और थायरॉक्सिन हार्मोन आयोडीन है, ठीक है, पोटेशियम आयोडीन, ठीक है, आयोडीन है तो ही ये हार्मोन स्रावित होता है। अगर इसकी कमी हुई तो ये हार्मोन स्रावित होना बंद हो जाता है, ठीक है, तो फिर उससे रोग घेगा रोग होता है और भी बहुत सारी परेशानियाँ होती है, ठीक है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है, आयोडीन का, ठीक है। अपघटक का उदाहरण कवक है, ठीक है। चलिए, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, पृथ्वी पे ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। अगर देखा जाए कोयला, लकड़ी, पानी, ठीक है, तो देखिए पानी को हटा दिया जाए तो कोयला जो है ये सूर्य से ही बनता है, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट। कैसे बनता है, लकड़ी सूर्य से ही बनता है। देखिए पेड़ पौधे को ऊर्जा कहाँ से मिलती है, सूर्य से, ठीक है। ये जो अपना पेड़ पौधा होता है इसको ऊर्जा कहाँ से मिलता है, इसको ऊर्जा सूर्य से मिलता है, ठीक है। और कोयला किससे बना है, कोयला पेड़ पौधे से बना है। हजारों वर्ष पहले जब धरती पर भूचाल आया था तो पेड़ पौधे क्या हुआ, धरती के नीचे समा गए और वो ही क्या हुए, कोयला के रूप में बदल गए, ठीक है। तो कोयला मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य। अगर सूर्य खत्म हो गया मतलब सब पृथ्वी सत्यानाश खत्म, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का हिस्सा है। तो देखिए वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, ये तीनों ही क्या है, पर्यावरण के हिस्सा है। जहाँ हम लोग निवास कर रहे हैं जिस धरती पे उसको स्थलमंडल, जलमंडल मतलब समुद्र को जलमंडल, वायुमंडल जो ऊपरी भाग जो आपको आँख से दिखता है हमारा, ठीक है। तो ये तीनों ही क्या है, पर्यावरण का हिस्सा है। चलिए, एक वन पारिस्थितिक तंत्र, ये जो मैंने आपको बताया था उपभोक्ता वाला वही क्वेश्चन है। पारिस्थितिक तंत्र कितने पोषीय स्तर होते हैं, तो 3 होते हैं, ठीक है। जो बताया था उत्पादक, ठीक है, उत्पादक बताया था, फिर प्रथम, द्वितीय, तृतीय। तो इसमें टोटल कितने पोषीय स्तर होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, पेट्रोलियम। अनवीकरणीय मतलब एक बार यूज करने के बाद उसको हम लोग दोबारा यूज नहीं कर सकते। सूर्य को देखिए अभी आज हुआ, फिर कल मिलेगा, फिर मिलेगा, मतलब अभी मिलते जा रहा है, आते जा रहा है, हम लोग यूज करते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, नवीकरणीय है, ठीक है। पवन भी नवीकरणीय मतलब पेड़ पौधे हवा बना रहे हैं, ले रहे हैं, तो ये भी नवीकरणीय है। लेकिन पेट्रोलियम अगर आपने 1 बोतल शीशी यूज कर लिया तो वो उतना धरती पे कम हो गया, ठीक है, समझ रहे हैं ना, बहता पानी। तो ये हमारा जो है पेट्रोलियम क्या है, अनवीकरणीय है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है, सूर्य ही है, ठीक है। समझ में आए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ पे ये नंबर आपने डालना /50 कि आपने यहाँ पे कितना, सपोज 20 किया तो 20, 30 किया तो 30, 40 किया तो 40, और ये कमेंट करना आप नहीं बोलना, ठीक है, जिससे मेरे को भी पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी बेहतरीन तरीके से हो रखी है और आप एग्ज़ाम के लिए कितना मतलब रेडी हो, ठीक है। सो अगर इन क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया है, अगर इसमें आपको 45 क्वेश्चन भी आते हैं ना तो मतलब आपका मार्क्स अच्छा आने वाला है। अगर आपने इसमें से 20-30 क्वेश्चन किया मतलब आप एवरेज हो, ठीक है। अच्छा मार्क्स उतना नहीं आएगा, लेकिन आप ट्राई करना, अभी से प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा याद करो, ठीक है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। आपने खुद की अपनी प्रिपरेशन को टेस्ट भी किया होगा और आप कमेंट करके भी आप बताएंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने अभी तक कमेंट कर दिया होगा, ठीक है। सो आप कमेंट करना अगले वीडियो में कौन सा सब्जेक्ट के लिए आप ऐसा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगला वीडियो उसी पे आपको मिलेगा। मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।